नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग अपने सेशन में एडिटोरिया वॉल्यूम 1 बिहार दरोगा प्रीलिम्स को देखने जा रहे हैं, जिसमें कुल 15 मॉडल सेट दिए गए हैं। तो आइए सेट नंबर 8 को देखते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिकता निधि से संबंधित है। दोस्तों अगर बात करें तो ये 267 ये इससे संबंधित, इसको ध्यान रखिएगा। 267 ऑप्शन सी पर है, ये इससे संबंधित है। अब बात करते हैं आकस्मिकता किसको कहते हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 267 के अनुसार संसद को एक निधि स्थापित करने की शक्ति प्रदान की गई है और इस निधि को भारत की आकस्मिकता निधि कहा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। और यह निधि भारत की आकस्मिकता अधिनियम 1950 द्वारा गठित है, 1950 के द्वारा ये गठित है। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से किस आयोग या समिति की सिफारिश पर भारत में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई है। ये दोस्तों ये सरकारिया आयोग के द्वारा की गई है, सरकारिया आयोग के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। अगर बात करते हैं तो RF सरकारिया की अध्यक्षता में गठित सरकारिया आयोग ने केंद्र राज्य संबंधों को समीक्षा करते हुए अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की संतुष्टि की है। और इसकी स्थापना दोस्तों बात करें तो 1990 में इसकी स्थापना की हुई थी। अगला प्रश्न है, कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया था। तो दोस्तों ये 61वां संविधान संशोधन के द्वारा ये कर दिया गया, इसको ध्यान, ऑप्शन सी पर जो दिया गया 61वां संविधान संशोधन इसके द्वारा। अब बात करते हैं 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा लोकसभा में विधानसभाओं में मतदान की आयु 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष कर दी गई, इसको ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है। दोस्तों अखंडता, लोकतंत्रात्मक और पंथ निरपेक्ष, दोस्तों ये तीनों दोस्तों ये क्या है, ये इससे उल्लेख किया गया है। बाद बाकी संघीय का उल्लेख इसमें नहीं किया गया। तो इस प्रकार दोस्तों संघीय का उल्लेख नहीं किया गया, बाद बाकी सभी को उल्लेख किया गया। अगर इसकी प्रमुख पॉइंट बात करते हैं तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संघीय शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। भारतीय प्रस्तावना में प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, बंधुत्व आदि शब्दों का दोस्तों प्रयोग इसमें किया गया, इसको ध्यान रखिएगा। तो संघीय का नहीं किया गया, बाद बाकी सभी किया गया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। अगर दोस्तों मौलिक कर्तव्यों की बात करें तो ये आम चुनाव मतदान, ये दोस्तों ये नहीं है, बाद बाकी उपयुक्त में से सभी देखते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना का विकास, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा और संविधान का पालन तथा इसके आदर्शों का सम्मान करना। तो ये दोस्तों ये बाद बाकी ये नहीं है, ये सभी दोस्तों इसमें किया गया, इसको ध्यान रखिएगा मौलिक कर्तव्यों का। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, लोक लेखा समिति समीक्षा करती है। लोक लेखा समिति समीक्षा दोस्तों क्या चीज़ करती है। तो ये नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की प्रतिवेदन की ये करती है, इसको ध्यान रखिएगा, समीक्षा करती है, जो ऑप्शन ए पर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, अगर दोस्तों इसकी प्रमुख पॉइंटों कुछ बात कर लें तो लोक लेखा समिति भारत की नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा दिया गया लेखा परीक्षक संबंधी प्रतिवेदनों की जांच करती है। और इस समिति की दोस्तों बात करें, इसमें सदस्य की बात करें तो इसमें 22 समिति होते हैं, सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 लोकसभा के, 15 जो होते हैं ये लोकसभा के होते हैं तथा 7 दोस्तों जो होते हैं ये राज्यसभा के होते हैं, जो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए तथ्यों पर ध्यान दीजिए। बोल रहे हैं भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। दूसरा विकल्प दिया गया है भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त VS रमा देवी थी। तो दोस्तों बात करें तो ये दोनों दोस्तों ये सही है, तो ऑप्शन इसका दोस्तों सी हो जाएगी, ये दोनों सही है। भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे दोस्तों, ये भी सही है। और पहली मुख्य निर्वाचन आयुक्त दोस्तों VS रमा देवी, ये भी इसी दोस्तों सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है। दोस्तों बात करें तो बात तमिलनाडु में दोस्तों विधान परिषद नहीं है, बाद बाकी ये सभी विधान परिषद है। अगर दोस्तों बात करें तो विधान परिषद कितने राज्यों में है, ये दोस्तों 6 राज्यों में विधान परिषद है। अगर बात करें तो 6 राज्यों में कौन कौन है, पहला दोस्तों यूपी ले लीजिए, दूसरा MP ले लीजिए, आंध्र प्रदेश, तीसरा दोस्तों बिहार ले लीजिए, बिहार, तेलंगाना ले लीजिए, कर्नाटक
महाराष्ट्र ले लीजिए, महाराष्ट्र। तो ये दोस्तों ये 6 राज्य में ये विधान परिषद है, बाद बाकी तमिलनाडु में नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में से एक थे? दोस्तों इसकी बात करें तो ये राम प्रसाद बिस्मिल इसमें से एक थे, इसको ध्यान रखिएगा, जो ऑप्शन ए पर दिया गया है। अगर बात करें तो देश में उचित ढंग से क्रांतिकारी आंदोलन का संचालन करने के उद्देश्य से अक्टूबर 1924 में युवा क्रांतिकारियों ने कानपुर में एक सम्मेलन बुलाया था और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी। और इसके संस्थापक दोस्तों सचिंद्र नाथ पनियाल, राम प्रसाद बिस्मिल और जोगेंद्र चंद्र चटर्जी तथा चंद्रशेखर शामिल इसमें थे, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? पुर्तगालियों की बात करें तो ये अल्बुकर्क किसके थे, इसको ध्यान रखिएगा, अल्बुकर्क किसके संस्थापक थे। अगर बात करें तो भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क दोस्तों 1509 से लेकर 1515 तक था और इसने भारत में एक प्रादेशिक शक्ति के रूप में पुर्तगाली राज्य की स्थापना की थी और फरवरी 1510 में बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से गोवा को जीतना अल्बुकर्क की पहली महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ था? तो दोस्तों ये डफरिन के समय में हुआ था, इसको ध्यान रखिए, डफरिन के समय में इसका विस्तार हुआ था। अगर बात करें 1885 की, 1885 ईस्वी में तृतीय एंग्लो बर्मा युद्ध हुआ था और 1 जनवरी 1886 को बर्मा को ब्रिटिश भारत में मिला लिया गया, जो ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार था और इसमें भारतीय वायसराय लॉर्ड डफरिन था। अगला प्रश्न है, 1857 के इलाहाबाद विद्रोह का नेता निम्न में से कौन थे? तो मौलवी लियाकत अली थे, इसको ध्यान रखिए, मौलवी लियाकत अली 1857 के इलाहाबाद के विद्रोह के नेता थे। अगर बात करें तो 1857 के संग्राम विद्रोहियों की कमान मौलवी लियाकत अली ने संभाली थी। बाद में वहाँ की विद्रोह को कर्नल नील ने समाप्त कर दिया था, कर्नल नील ने समाप्त कर दिया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था? तो दोस्तों वाई कॉम सत्याग्रह थे, इसमें ये गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से इसमें भाग नहीं ली थी, इसको ध्यान रखिएगा। अगर बात करें तो वाई कॉम के मंदिर प्रवेश सत्याग्रह में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था, जबकि खेरा सत्याग्रह, राजकोट सत्याग्रह तथा असहयोग आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी ने स्वयं किया था, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, सर्वाधिक ऋग्वेदिक सूक्त किस देवता को समर्पित है? तो ये दोस्तों इंद्र को ये समर्पित है, एग्जाम में कई बार ये पूछ चुका है, ये इंद्र को समर्पित है। अगर बात करें तो ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन सर्वाधिक प्रतापी देवता के रूप में किया जाता है, जिसे 250 सूक्तों में समर्पित है। यह ऋग्वेदिक काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में तीर्थकर शब्द संबंधित है? तो ये जैन धर्म से संबंधित है, इसको ध्यान रखिएगा। और तीर्थकर शब्द जैन धर्म से संबंधित है, जबकि दोस्तों जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर माने जाते हैं, जिन्होंने समय समय पर जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया था। और जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर दोस्तों बात करें तो ये ऋषभदेव थे। और तथा अंतिम तीर्थकर की बात करें तो ये महावीर स्वामी थे, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन से विद्वान कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं थे? दोस्तों ये पतंजलि संबंधित नहीं थे कनिष्क के दरबार से, जो ऑप्शन डी पर कई बार भी दोस्तों पूछ सके भी और डी पर पतंजलि ही देता है। तो अगर इसकी बात करें तो अश्वघोष, नागार्जुन, पार्श्व तथा चड़क ये चारों ही कनिष्क के दरबार में से संबंधित थे, जबकि पतंजलि कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं थे। ये महर्षि पतंजलि शुंगकालीन विद्वान थे। आगे बढ़ता अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राजवंशों में से किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ था? तो दोस्तों ये कदम का इसके समय इसका उल्लेख नहीं किया गया था, इसका उल्लेख नहीं इसमें हुआ था कदम का। अगर बात करें तो संगम साहित्य में केवल 4 चोल, चेर, पांड्य राजाओं का उद्भव और विकास का विवरण प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गोरी को सबसे पहले किसने पराजित किया था?
तो मोहम्मद गोरी की बात करें तो ये भीम द्वितीय ने इसको सबसे पहले पराजित किया था। भीम द्वितीय के द्वारा मोहम्मद गोरी को पराजित किया गया था। अगर बात करें मोहम्मद गोरी का दूसरा आक्रमण दोस्तों, तो ये 1178 ईस्वी में पाटन गुजरात पर हुआ था, जिसमें यहाँ के शासक भीम द्वितीय ने गोरी को बुरी तरह से प्राप्त किया था। यह गोरी की भारत में पहली पराजय थी। गोरी ने भारत पर पहला आक्रमण दोस्तों 1175 ईस्वी में किया था। 1175 ईस्वी में पहला आक्रमण किया था और दोस्तों और ये वो भी मुल्तान के विरोध किया था, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था? अगर बात करें दोस्तों तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलिएगा, ये इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक और कुतुबुद्दीन ऐबक और गियासुद्दीन। तो दोस्तों इसमें से दोस्तों गियासुद्दीन ऐबक ने इसमें योगदान नहीं दिया था। बाद बाकी इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक और ये कुतुबुद्दीन ये सभी दिए थे, गियासुद्दीन इसमें नहीं दिए थे। नेक्स्ट पर प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने कबूलियत एवं पट्टा व्यवस्था की प्रारंभ की थी? तो अगर बात करें दोस्तों, ये फेर फाफूरी के द्वारा किया गया था, इसको ध्यान रखिएगा, कबूलियत एवं पट्टा की व्यवस्था की प्रारंभ। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? दोस्तों ये अकबर ने इसको समाप्त कर दिया था, इसको ध्यान रखिए, अकबर ने इस कर को समाप्त कर दिया था। अकबर प्रथम मुस्लिम शासक था जिन्हें हिंदू और मुसलमानों को निकट लाने का प्रयास किया। अपनी उदार नीति के अंतर्गत उसने 1562 ईस्वी में दाह प्रथा को और 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर तथा 1564 में जजिया कर दोस्तों समाप्त कर दिया था, इसको ध्यान रखिएगा। मस्त प्रश्न था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दोस्तों बात की जा रही है विश्व स्वास्थ्य संगठन का, तो ये दोस्तों ये जेनेवा में स्थित, इसको ध्यान रखिएगा। दोस्तों हर किताब में लगभग में दिए रहते हैं, अब पूछे भी जाते हैं, क्वेश्चन 12 पूछे जाते हैं। अगर बात करें विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय, तो ये दोस्तों जेनेवा में स्थित है और ये 7 अप्रैल 1948 में को WHO की स्थापना की गई थी। और WHO में दोस्तों बात करें तो इसमें 194 सदस्य इसमें शामिल है, इसमें 194 देश इसमें शामिल है। अगला प्रश्न है, भारत का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? तो ये दोस्तों ये गुजरात में स्थित है, इसको ध्यान रखिएगा। अगर बात करें भारत का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दोस्तों गुजरात में स्थित है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दोस्तों ये 182 मीटर ऊँची है और इस मूर्ति को लॉर्डसन एंड टुब्रो कंपनी ने बनाया था और इस मूर्ति के शिल्पकार दोस्तों रामवी सुतार दोस्तों इसके वास्तुकार थे, शिल्पकार थे। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? दोस्तों बात की जाए बुकर पुरस्कार की तो पूछ रही कौन महिला है? ये दोस्तों अरुंधति रॉय है, इसके पहली महिला बनी है अरुंधति रॉय। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व मरुस्थलीय और सूखा रोकथाम दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो दोस्तों प्रतिवर्षीय 17 जून को माना जाता है, प्रतिवर्षीय 17 जून को माना जाता है। अगर बात करें दोस्तों तो ये 17 जून विश्व मरुस्थलीय सूखा रोकथाम दिवस के रूप में माने जाते हैं। अगर बात करें 22 अप्रैल को दोस्तों, तो 22 अप्रैल को दोस्तों पृथ्वी दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। और 5 जून की दोस्तों बात करें तो 5 जून दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस। और दोस्तों बात करें 22 मई की, तो 22 मई को दोस्तों प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में 22 मई को मनाते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये दोस्तों 1957 में इसकी स्थापना की गई थी, 1957 में इसकी स्थापना की गई थी। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना की बात करें तो ये 1957 में की गई थी। और दोस्तों IAEA के मुख्यालय दोस्तों बात करें तो ये दोस्तों इसका मुख्यालय जो है ऑस्ट्रिया के वीना शहर में इसका है, ऑस्ट्रिया के वीना शहर में इसका स्थित है इसको। अगला प्रश्न है, वारली लोक चित्रकारी किस राज्य की लोक कला का एक रूप है? तो बात करें तो ये महाराष्ट्र की एक लोक कला की एक रूप है, इसको ध्यान रखिएगा वारली। अगर बात करें दोस्तों लोक चित्रकारी की, ये लोक चित्रकारी दोस्तों ये संबंधित राज्य है
ये वारली चित्रकला दोस्तों ये महाराष्ट्र से संबंधित है, और मधुबनी की बात करें तो ये बिहार में दोस्तों है, और फुलकारी की बात करती है पंजाब से संबंधित है, और पटचित्र की दोस्तों बात करें तो ये उड़ीसा से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत के पहले सफल परमाणु परीक्षण का कोड नाम क्या था। और दोस्तों बात करें इसका कोड नेम की बात की जा रही है तो ये स्माइलिंग बुद्धा इसके कोड नेम था। स्माइलिंग बुद्धा इसके कोड नेम थे, इसको ध्यान रखिएगा। और दोस्तों बात करें भारत के पहले सफल परमाणु परीक्षण कोड का, तो स्माइलिंग बुद्धा इसका नाम था ही दोस्तों। और इसकी बात करें तो ये 18 मई 1974 को पोखरण में भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण किया गया था। और भारत के दूसरे परमाणु परीक्षण दोस्तों बात करें तो दूसरे परमाणु परीक्षण का कोड नेम दोस्तों ऑपरेशन शक्ति था। ऑपरेशन शक्ति दूसरा कोड नेम था, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य दंडकारण्य क्षेत्र का भाग नहीं है। तो दोस्तों बात करती है कर्नाटक जो है इसके भाग नहीं, इसको ध्यान रखिए, जो ऑप्शन सी पर दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में पहली बार वन महोत्सव कब मनाया गया था। तो बात की जाए तो भारत में पहले वन महोत्सव तो ये दोस्तों 1950 में मनाया गया था, भारत में पहली बार वन महोत्सव के रूप में। दोस्तों बात करें तत्कालीन कृषि मंत्री के.एस. मुंशी ने 1950 में अधिक वृक्ष लगाओ आंदोलन चालू किया था, जिसका नाम वन महोत्सव रखा गया था। और इस आंदोलन का उद्देश्य मानव द्वारा निर्मित वनों का क्षेत्रफल बढ़ाना एवं जनता में वृक्षारोपण की प्रवृत्ति पैदा करना है। प्रतिवर्ष देश में 1 जुलाई से 7 जुलाई तक वन महोत्सव कार्यक्रम चलाए जाते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई के बीच ये चलाए जाते हैं वन महोत्सव के रूप में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी दूध देने वाली गाय की एक देसी नस्ल है। दोस्तों बात करें तो ये लाल सिंघी जो है ये दोस्तों ये देसी नस्ल है, बाद बाकी और सब दोस्तों देसी नस्ल नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। अगर बात करें विदेशी नस्ल कौन कौन है, कन्नी, चिप्पी, पड़ाई और कोम्बाई, दोस्तों ये विदेशी नस्ल है, बाद बाकी लाल सिंघी ये देसी नस्ल की गाय है। आगे बढ़ते हैं, भारत का प्रथम राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क स्थित है। तो ये कच्छ की खाड़ी में अवस्थित है, इसको ध्यान रखिए, कच्छ की खाड़ी में अवस्थित है। और भारत के प्रथम राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क की स्थापना की बात करें तो ये दोस्तों 1982 में इसकी गुजरात के जामनगर जिले में कच्छ की खाड़ी में की गई थी। और इसका क्षेत्रफल की दोस्तों बात करें, इसका क्षेत्रफल है 162.89 किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले जेरेमी लालरिनहुंगा का संबंध किस खेल से है। ये दोस्तों बात करती है इसका संबंध ये भारोत्तोलन से इसका संबंध है। क्योंकि प्रमुख पॉइंट दोस्तों बात करें तो लालरिनहुंगा का संबंध भारोत्तोलन से है। इन्होंने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में पुरुषों की 67 किलोग्राम की श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, US ओपन 2022 पुरुष एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है। तो दोस्तों ये कार्लोस अल्कराज ने इसको जीता है, कार्लोस अल्कराज ने दोस्तों इसको जीता है, जो ऑप्शन डी पर दिया गया है। अगर बात करें US ओपन 2022 पुरुष एकल खिताब का, ये स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने जीता है। इन्होंने नॉर्वे के कैप्सर रूड को हराकर यह खिताब जीता है। अगला प्रश्न है, स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 के अनुसार इंदौर को लगातार छठे वर्ष सबसे अच्छे घोषित किया गया है। दूसरे तथा तीसरे स्थान पर किस शहर को घोषित किया गया है। दोस्तों बात करें दूसरे की बात करें दोस्तों तो दूसरे पर दोस्तों सूरत को किया गया है, और तीसरे पर दोस्तों नई मुंबई को किया गया है, इसको ध्यान रखिएगा। और दोस्तों बात करें इसे कुछ फैक्टरों को देखते हैं तो स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत का सबसे अच्छे शहर इंदौर को घोषित किया गया दोस्तों, और दूसरे तथा तीसरे स्थान पर सूरत एवं नवी मुंबई किया गया है। यह रिपोर्ट दोस्तों शहरी तथा आवास मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है, इंटरपोल महासभा की बैठक 2022 में कहाँ आयोजित किया गया है। दोस्तों बात करें इंटरपोल की तो ये नई दिल्ली में किया गया है। और इंटरपोल सभा की 90वीं बैठक का आयोजन अक्टूबर 2022 को नई दिल्ली में किया गया है। और इससे पूर्व भारत ने 1997 में इंटरपोल की मेजबानी की थी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में पूर्वी जोन के किस जिले को सम्मानित किया है। ये दोस्तों बात करें तो ये पूर्वी चंपारण जो बिहार में दोस्तों वहाँ ये किया गया है, तो ध्यान रखिएगा।
दोस्तों बात करें तो जल शक्ति मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 घोषित की गई, जिसके तहत सर्वश्रेष्ठ जिला का पुरस्कार पूर्वी जोन के लिए पूर्वी चंपारण को दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 से चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 में सम्मानित स्वांतो पावो का संबंध किस देश से है? तो दोस्तों ये इसकी बात करती है स्वीडन से, इसका संबंध स्वीडन की रहने वाले हैं। अगर वर्ष 2022 हेतु नोबेल पुरस्कार से दोस्तों चिकित्सा के क्षेत्र में स्वांतो पावो को सम्मानित किया गया है और इसका संबंध दोस्तों कहाँ, स्वीडन से इसका संबंध है। अगला प्रश्न है, उदार शक्ति और सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत तथा किस देश के मध्य आयोजित किया गया है? तो दोस्तों भारत और मलेशिया के बीच इसका किया गया है उदार शक्ति का। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कौन सा है? बात करें दोस्तों भारत का स्थान, इसमें भारत का स्थान जो इसमें है, इसमें 43वां स्थान इसमें भारत का है। अगर बात करें तो यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत का स्थान दोस्तों 43वां है, जबकि दोस्तों पहले स्थान पर जो है ये अमेरिका पहले स्थान पर है, पहले स्थान पर। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, लीव नो वन बिहाइंड विषय के साथ 2022 में निम्नलिखित में से कौन सा दिवस मनाया गया है? ये दोस्तों विश्व खाद्य दिवस के रूप में इसको मनाया गया है, विश्व खाद्य दिवस। ऑप्शन डी इसका हो जाएगा। और दोस्तों विश्व खाद्य दिवस प्रतिवर्ष दोस्तों 16 अक्टूबर को मनाया जाता है और दोस्तों 2022 में इसका थीम था लीव नो वन बिहाइंड, इसका थीम था 2022 के लिए। अगला प्रश्न है, सालबुग वेटलैंड रिजर्व किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो दोस्तों ये जम्मू कश्मीर में स्थित है, इसको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी पर जम्मू कश्मीर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने 2000 करोड़ वैक्सीन का डोज लगाने का लक्ष्य कब तक प्राप्त किया है? और दोस्तों इसकी बात करें तो ये 17 जुलाई 2022 तक ये पूरा कर लिया है, इसको ध्यान रखिएगा। 17 जुलाई 2022 तक इसको पूरा कर लिया है। और तो भारत सरकार ने दोस्तों 16 जनवरी 2021 को दुनिया के सबसे बड़े कोविड टीकाकरण का कार्यक्रम शुरू की थी, जिसके अंतर्गत 100 करोड़ वैक्सीन का लक्ष्य 21 अक्टूबर 2021 को तथा 200 करोड़ वैक्सीन का लक्ष्य 17 जुलाई 2022 को पूरा कर लिया है। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2022 से 23 में कितने रोपवे परियोजना की शुरुआत करने की घोषणा की गई है? तो ये 8 परियोजनाओं की शुरुआत करने की घोषणा की गई है। अगर बात करें कुछ पॉइंटों की दोस्तों, तो केंद्रीय बजट 2022 से 23 में 8 रोपवे परियोजना की शुरुआत करने की घोषणा की गई है, जिसकी कुल लंबाई की दोस्तों बात करें तो ये 60 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है और इस परियोजना को सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्रालय के द्वारा किया जाएगा। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु सरकार ने किसके जन्मदिन को समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो ये दोस्तों ये डॉक्टर अम्बेडकर के जन्मदिन को ये मनाने की घोषणा की है, इसको ध्यान रखिए, समानता दिवस के रूप में। अगर बात करें दोस्तों तो ये तमिलनाडु सरकार ने डॉक्टर अम्बेडकर के जन्मदिन 14 अप्रैल को समानता दिवस के रूप में भी मनाने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, 23वां SCO शिखर सम्मेलन की मेजबानी वर्ष 2023 में किस देश के द्वारा किया जाएगा? अगर उससे बात करें तो ये भारत के द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। अगर बात करें 23वां SCO शिखर सम्मेलन की मेजबानी दोस्तों वर्ष 2023 में भारत सरकार द्वारा किया जाएगा, भारत में किया जाएगा और 2022 में इसका आयोजन दोस्तों बात करें 2022 में इसका हुआ था उज्बेकिस्तान में किया गया था, इसको ध्यान रखिएगा। और दोस्तों वर्तमान में SCO में दोस्तों बात करें कुल कितने देश हैं, तो इसमें कुल दोस्तों 9 देश इसमें अभी शामिल SCO में। अगला प्रश्न है, युवा 2.0 योजना की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? अगर दोस्तों बात करें तो ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा दोस्तों किया गया, इसको ध्यान रखिएगा, जो ऑप्शन ए पर दिया गया है। शिक्षा मंत्रालय 2022 में युवा 2.0 की शुरुआत की है और इस योजना को 30 वर्ष से कम आयु के लेखकों को प्रोत्साहन एवं परामर्श प्रदान करना है। अगला प्रश्न है, द इंडिया स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? अगर उसको बात करें तो इसके जो है बिमल जलान इसके लेखक है, इसको ध्यान रखिएगा। अगर बात करें दोस्तों पूर्व RBI गवर्नर बिमल जलान के द्वारा द इंडिया स्टोरी नामक पुस्तक लिखा गया है। यह पुस्तक भारत में आर्थिक इतिहास पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य भारत की राजनीतिक अर्थव्यवस्था के भविष्य के लिए उदाहरण प्रदान करना है। अगला प्रश्न है, भारत की खारे पानी से
जलने वाली लालटेन का शुभारंभ किया गया है, इसका नाम दोस्तों क्या है? इसके नाम की दोस्तों बात करें तो इसका नाम दोस्तों रोशनी रखा गया है। अगर बात करें केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भारत की पहली खारे पानी से जलने वाली लालटेन का शुभारंभ किया है और इस लालटेन को जलाने हेतु समुद्री जल का प्रयोग किया जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में उड़ीसा का प्रथम स्थान नहीं है? अगर बात करें दोस्तों इसमें किसका नहीं है तो कोयला का दोस्तों नहीं है, बाद बाकी बॉक्साइट, लो अयस्क और क्रोमाइट का, इस सभी का दोस्तों योगदान है, उड़ीसा में प्रथम स्थान है। दोस्तों आज हम लोग अपने सेशन में 50 प्रश्न देखे हैं। उम्मीद है कि आप लोग को अच्छे लगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।